पिताजी क्या चाहते थे कि आप क्या बने? पिताजी चाहते थे कि इसको आयुर्वेदिक डॉक्टर बना दिए है कि अपना क्लिनिक खोल दे, अपना घर परिवार चलाए। आपके अंदर इंस्पिरेशन आया था कि मुझे शाखा जाना चाहिए, वहाँ से आपको क्या कुछ सीखने को मिला? तो हमको कहानी किस्सा सुनाते थे और बातों बातों में खिलाते थे। जब जैसे ही होता तो एक एक पेपरमेंट की गोली मिलती थी। कितना चुनौती आपके सामने भी आप देखते हैं और कितना कुछ अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं? वह बोर्ड सिर्फ राजनीतिक अखाड़ा बन के रह गया, समाज के उत्थान के लिए कार्य नहीं किया। आज देश के कोई भी वह बोर्ड ने एक हॉस्पिटल बनाया क्या, एक स्कूल बनाया क्या, एक यूनिवर्सिटी बनाया क्या, कौन से बच्चों को स्कॉलरशिप दिया? नहीं दिया। तो वह बोर्ड की जो आमदनी होना था वो समाज के ठेकेदार, समाज के मठाधीश और कुछ नेताओं ने कब्जा करके अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया। तो क्या लगता है कि आपके पास क्या कुछ रोड मैप होने वाला है? जैसे जैसे वह बोर्ड की आमदनी बढ़ेंगी वैसा वैसा समाज उत्थान के लिए कार्य करेंगे। और क्या वास्तविकता में कहीं ना कहीं ये मुसलमानों को दबाने वाला बिल है, क्या लगता है आपको? नहीं, ये मुसलमानों की तरक्की का बिल है, मुसलमानों को उम्मीदों का बिल है, मुसलमानों को शिक्षित करने का बिल है और मुसलमानों के भविष्य बनाने वाला बिल है। शायद आप ये सभी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं बीजेपी को झुकाव रखते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है जो प्रदेश में भी घटनाएं घट रही है और जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टी अपना अपना पक्ष या फिर जो जिसको कहते हैं वोट बैंक, उनको साधने में, उनको संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ियों के लिए ठीक नहीं है। नहीं ठाकुर जी, ये नहीं, वो मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ा हूँ। बाकी राष्ट्रीयता जो है, देश है, देश की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये कितना सही है? क्या लगता है कि आने वाले समय में इसका कितना बुरा प्रभाव या फिर किस प्रकार का बदलाव हो सकता है? अभी देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होने के कारण आदमी पढ़ता नहीं, सीधा पेस्ट करके फॉरवर्ड कर देता। और आप जिस पद पर आप हैं, क्या संतुष्ट हैं कि इससे आगे कुछ आप और सोच के रखे हैं आप? तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरी योग्यता और मेरे से कई ज़्यादा मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने दी। मेरे से भी बहुत सक्षम कार्यकर्ता थे। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे कार्यकर्ता पर इतना विश्वास करी और एक आज इतना बड़ा 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का जिम्मेदारी दी। तो ये अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। वो क्या लगता है कि वाकई में ऐसा कुछ काम हुआ है 5 साल में जो 15 साल में बीजेपी नहीं कर पाई थी उससे पहले? कांग्रेस ने 5 साल में लोगों को सट्टा खिलाना सिखाई, उसके ऊपर धब्बा फिर इसको कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास कर रही है। अब इसमें कुछ सच्चाई लगता है आपको? नहीं, छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया हवे, ये तो पूरा देश में दुनिया में चर्चा में, छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया। आज हमारे साथ जो मेहमान है वह बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सलीम राज की, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ठाकुर जी। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमारा कार्यक्रम का पहला पार्ट रहता है, हम जो हमारे साथ मेहमान हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जाने और समझे, तो थोड़ा सा संक्षेप में कौन है डॉक्टर सलीम राज? रुपेश भैया, मेरा जन्म हुआ था इंदौर में, क्योंकि हमारा ननियाल था इंदौर। इंदौर में जन्म हुआ। पिताजी हमारे शासकीय डॉक्टर थे रायपुर में, तो 2 वर्ष करीबन में इंदौर में रहा। बाकी मेरी शिक्षा रायपुर में हुई। रायपुर में सरस्वती शिशु मंदिर था और एक कुसुमताई दाबके स्कूल थी। वहाँ से 1ली से 5वीं तक कुसुमताई दाबके में हुआ। फिर रामचंद्र किशनदास सिंधी विश्वविद्यालय था, वहाँ पर हुआ। फिर रायपुर आयुर्वेदिक कॉलेज में BMS किया। ऐसा मेरा लाइफ। उसके बाद मैं व्यवसाय में के क्षेत्र में लगा, क्योंकि व्यवसायिक तो मन था नहीं, सेवा या सामाजिक कार्य के लिए। तो पिताजी ने एक बेमेतरा में क्लिनिक खुलवा दिए। तो जितनी दवाई रहती थी, पिताजी 2,000 रुपये दिए, तो 1,000 रुपये की दवाई में निःशुल्क बांट दिए। पिताजी बोले, भैया तुमको तो घर परिवार चलाने के लिए दिए थे, तुम्हें तो उल्टा हर महीने पेशेंट भी देख रहे हो और घर से पैसा ले रहे हो। तो पिताजी गुस्सा किए, बोले तुम कहाँ? क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद में कार्य करता था। हमारे संगठन महामंत्री हुए थे सालिक सिंह तोमर जी। तो सालिक जी
चिंता करते थे कि तुम राजनीतिक तो कर रहे हो, पहले खुद सक्षम तो हो जाओ। तो मैंने बोला दादा मेरे से तो कुछ होता नहीं है। ये कब की बात होगी? ये है 84 से 87 के बीच की, जी। 1984-87 के बीच। तो बोले ठीक है। तो चूँकि पिताजी गवर्नमेंट जॉब था और माँ चुपके से हमको पैसा दे देती थी कि माँ का दिल तो मानता नहीं है। पिताजी डांटते थे तो माँ कभी 100 रुपये दे दे, कभी 50 रुपये दे दे। तो हमारी माँ को पिताजी चिल्लाते, तू बच्चों को बिगाड़ रही है। बोले दिन भर कुछ काम नहीं करता है, लफंगे टाइप का इधर से उधर से कुर्ता पजामा पहन लेता है और नेतागिरी करता है। तो बोले अटल बिहारी वाजपेयी बनेगा क्या ये? तो माँ ने बोली अटल बिहारी वाजपेयी बन जाएगा, जब उसको खुशी उसमें मिल रही तो करने दो। तो धीरे धीरे शुरुआत, फिर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा आया। बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मुद्दा आने पर हमारे पिताजी और माँ बोले कि भाई ये कहाँ चक्कर में पड़ गए हो। जितने भी समाज के लोग, रिश्तेदार लोग ये बोल रहे हैं कि बोले ये तो काफिर हो गया है, ये तो हिंदू है। बोले ये देखो मंदिर वालों का साथ दे रहा है, मस्जिद वालों का साथ नहीं दे रहा। क्योंकि हमारी माता जी बहुत समझती थी। बोले बात करने से, रहन सहन से नहीं होता है, वो इस्लाम को समझता है और इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है कि घंटी बजाने से ईमान डावाडोल हो जाए। ईमान यहाँ से है। बोले बेटे की आस्था है तो इस्लाम के प्रति है, कोई तकलीफ नहीं है। बाकी सम्मान भी तो सबको करना चाहिए। तो वो सम्मान कर रहा है। और चूँकि बाबर था, तो जो बाबर था वो कोई मुसलमानों का रहनुमा नहीं था। बाबर जो आया था यहाँ पर धरती, ज़मीन और पैसा लूटने के लिए आया था और व्यक्ति। तो पिताजी हमारे गर्म हो गए, बोले तुम छोड़ो, तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने। करते करते 3 महीने फिर हमारे संगठन महामंत्री थे गोविंद सारंग जी। ये भी 89 के आसपास की बात है। मैं दादा ऐसा ऐसा हो गया। नहीं तुम चलो हमारे साथ। पिताजी को समझाए तो पिताजी बोले कि आपको इतनी चिंता है तो इसको आप अपने घर रख लो। बोले तो ठीक है, घर रख लेते। माताजी रोना चालू कर दी। बोले ऐसा नहीं हो। तो कुछ समय माता पिताजी की बातचीत बंद रही मेरे कारण। फिर हमारे गोविंद सारंग जी संगठन महामंत्री थे, संभागीय संगठन मंत्री थे। वो पिताजी बताए, बोले जब किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपना नहीं चाहिए। आपका बेटे का मन नहीं है तो वो काम क्यों कर रहा है, उसको राजनीतिक है। तो बोले राजनीतिक, आज मैं जिंदा हूँ तो मैं बच्चों को पाल रहा हूँ, कल मैं नहीं रहूँगा तो इसका पालन पोषण कौन करेगा। तो सारंग जी बताया कि साहब दुनिया में आप जन्म दे सकते हो, बच्चे की किस्मत नहीं लिख सकते हो, चलना तो आपको स्वयं पड़ेगा। बोले कैसा? बोले आप अपने बेटे बोलो चलो चलो, जब तक वो खुद नहीं चलेगा, जब तक वो दूरी तय नहीं करेगा। तो आप इसके खान पीन की चिंता मत करिए, पालन पोषण की। जब अल्लाह ताला ने दुनिया में जन्म दिया है तो एक चींटी को भोजन मिलता है, तो इसको भी कहीं ना कहीं भोजन मिलेगा। तो बोले ठीक है पिताजी, बोले चलने दो। तो ये चलते चलते फिर इसके बाद मैं शाखा में चालू इंदौर चले गया। इंदौर में अपनी बद्रीनाथ थे, वो हमारे प्रचारक हुआ करते थे। तो उनको हमारे संगठन महामंत्री सालिक सिंह दौरा हुआ तो मुझे पता कि सालिक भैया यहाँ पर आए हुए, तो मैं नमस्कार करने गए। तो बोले जनाब सलीम क्या कर रहे हो यहाँ? यहाँ कैसा? मैंने भाई साहब नाना जी को आया हूँ मैं तो। बोले कैसा? छत्तीसगढ़ नहीं हो माँ के पास? मैंने भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ है। और माँ ने बोली कि अभी नाना के वहाँ रहे। तो बोले ठीक है। तो बद्री प्रसाद जी को बोले ये बच्चे को रखो। ठीक। तो शाखा में जाना शुरू किए। शाखा में जाते जाते बोले अभी सलीम कुछ काम नहीं कर रहे तो झाबुआ चले जाओ। मैंने भाई साहब 2 टाइम का जहाँ खाना मिलेगा, रुकने का मिलेगा, मैं चले जाता हूँ, क्योंकि घर से तो चले ही गया था।
नाना जी के वहाँ रहता था, तो मैं झाबुआ चले जाता हूँ। तो झाबुआ में मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता रहा। उस समय कांतिलाल भूरिया जी सामाजिक नेता हुआ करते थे। तो बोले यार तुम अच्छे भले हो, तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए राजनीतिक के। मैंने भाई साहब राजनीतिक चक्कर नहीं पड़ा, मेरे को काम करने का मन नहीं होता। तो बोले तुम कामचोर हो गया। मैंने काम देखो, काम तो मैं घर छोड़ के 1000 किलोमीटर दुनिया काम कर रहा हूँ। बोले चलो हमारे घर में रहना तुम, क्योंकि वो वहाँ के माल गुजार थे। बोले हमारे घर रहना, तो दोनों टाइम का खाना आ जाता था, दोनों टाइम खाने, क्योंकि उस समय गरीबी हालत थी। तो एक दो जन को दोस्तों को ले आते थे, तो 3 रोटी हमको भेजते थे वो। तो 3 में एक राकेश था मेरे साथ, राकेश भी मेरे जैसे दुखी था, वो था मध्य प्रदेश खरगोन का। फिर वो भारत सरकार के भी अनेक पदों में रहे। तो ऐसा राजनीतिक जीवन मेरा चलता रहा। राजनीतिक जीवन चलने के बाद यहाँ हमारे प्रांत प्रचारक हुए थे राजेंद्र जी। तो बोले यार तुम भाजपा में काम करो। अरे मैंने भाई साहब भाजपा में अपन तो नहीं, बोले ज़रूरत है जाना चाहिए। तो भाजपा में भेजे। मैं आपको रोकूंगा सर, इस पर आएंगे राजनीतिक पर। एक बार बचपन की ओर फिर से मुड़ते हैं। क्या बचपन में आप सोच के रखे थे कि मुझे राजनीतिक फील्ड में जाना है, समाज सेवा के फील्ड में जाना है, या फिर मुझे अपना खुद का करियर बनाना? चूँकि जैसे आप बताया कि आपके पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो क्या आपको कभी लगा नहीं कि मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए? ठाकुर जी मेरे को राजनीतिक में जाने का नहीं था। मैं पहले दूसरी में पढ़ता था, तो कि जो स्कूल में बच्चा पेंसिल नहीं लाता, मैं लिखता नहीं था, उसको पेंसिल दे देता था। काफ़ी का अपन ऐसा संस्कार मिले थे कि पहले अब खुद भूखे रहो, दूसरे को खिलाओ। क्योंकि हमारी वहाँ पूजा पाठ ये और उससे दुनियादारी से मतलब नहीं। क्योंकि संयुक्त परिवार था, 40 हमारे माता पिताजी लोग, 11 भाई बहन थे और आज भी एक साथ रहते। तो बोले कि पहले दूसरों को दो फिर अपन खाओ। तो पहले स्लेट और पेंसिल चलती थी, तो अच्छा घर से नोक वोक करके लेके जाते थे, तो उसको तोड़ता था मैं। तो मोटी वाली पीछे वाली जिसकी नोक नहीं रहती थी उसको मैं रखता था। और अभी मैकारा में अपना रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर मनोज सोनी है, तो हम दोनों मेज में बैठते थे, तो उनकी पेंसिल दे देता था। तो ये स्कूल में चलता रहा। फिर स्कूल के बाद वाद विवाद प्रतियोगिता होना, गुरुजी का सहयोग करना। गुरुजी खाना लाते थे तो मैं गुरुजी मेरे को 2 मिनट पहले गुरुजी की टेबल में साफ़ करना, गुरुजी का जो टिफ़िन लाता था टिफ़िन खोलता था, उनको खाना लगाता था। खाना लगाने के बाद गुरुजी की पानी की व्यवस्था करता था, उसके बाद मैं खाता था। मेरा स्कूल का नुकसान हो रहा है, सब बच्चे गुरुजी पढ़ा रहा है। तो 2 बजे के आसपास गुरुजी का मैं खाना लगाता था। तो उन्होंने बोले यार तुम खाली नेतागिरी करोगे क्या? उनके मन में भाव था। मैं गुरुजी नेतागिरी का मन तो नहीं होता है, बाकी मेरे को संतुष्टि मिलती है। तो बोले यार कोई ना कोई तुम एक आध दिन सन्यासी बन जाओगे। तब आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी 11 साल के आसपास की उम्र थी। ये 5वीं के बाद बता रहा हूँ मैं। तब आपके मन में यह था कि मुझे सेवा करना है? हाँ, सेवा नहीं, सेवा ऑटोमेटिक भाव आते जाता था मेरे को। फिर पिताजी उस समय साइकिल रिक्शा चलता था। साइकिल रिक्शे में 5 बच्चों को भी उठा के लाते थे। बेमेतरा में थे आप तब? मैं रायपुर में था। हाँ। तो जब स्कूली शिक्षा मेरी रायपुर में हुई, तो साइकिल रिक्शा भी जब देते थे तो मैं उतर जाता था, धक्का दे देता था कि मैंने ये भी तो इंसान है यार, वो खींच नहीं पा रहा था। फिर ऐसा करके राजनीतिक बात शुरू हुआ। शाखा की ओर आपका ध्यान कैसे गया कि जैसे आप नानक जी के वहाँ गए हुए थे, आप शाखा में आ गए? क्या कुछ आपको कोई मोटिव किया था या फिर कोई आपके अंदर इंस्पिरेशन आया था कि मुझे शाखा जाना चाहिए? वहाँ से आपको क्या कुछ सीखने को मिला? नहीं, रायपुर हांडीपारा में थे, तो वहाँ पर हांडीपारा शाखा लगती थी। जी, रायपुर की बात है? रायपुर की। उस समय शाखा में नहीं जाता था मैं उस समय पिपरमेंट की गोली मिलती, संतरा गोली। हाँ। 5 पैसे की 5 मिलती थी जी। तो संतरा गोली की लालच में हम लोग
जाते थे, ओके। गिल्ली डंडा खेले। हाँ हाँ। अरे यार शाखा हमको पता नहीं क्या चीज़ है, तो केलकर जी थे, हाँ केलकर जी थे, तो हमको कहानी किस्सा सुनाते थे और बातों बातों में खिलाते थे। जब जैसे ही होता तो एक एक पेपरमिंट की गोली मिलती थी। तो उस समय देश की जानकारी, महापुरुषों के बारे में जानना, और हम लालच में जाते थे कि संतरा गोली मिलेंगी, तो संतरा गोली की लालच में जाने के कारण शाखा में जाते थे जी। शाखा में मैं स्वयं सेवक उस समय नहीं था। उसके बाद में परिषद में जुड़ने के बाद जुड़ते जुड़ते वहाँ पर इंदौर में बद्री प्रसाद जी और सालिक भैया जब मिले, जब वहाँ से मैं शाखा में शुरू हुआ। जैसे कि एक मान्यता रही है, जो शाखा में चला जाता है वो कहीं ना कहीं जो हिंदू संस्कृति सभ्यता है उनका आदर करना रहता है, जो सिद्धांत रहता है उसको मानने लग जाता है। क्योंकि आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो आपके अंदर कभी नहीं रहा फिर जो आपके आसपास रहे परिवार के लोग या फिर जो संगी साथी कि आप वहाँ मत जाइए, वहाँ दूसरे धर्म के बारे में बताया जाता है, ऐसा आपके साथ कुछ हुआ? ठाकुर साहब, ये क्लियर बात है कि लोगों में बहुत भ्रम फैला हुआ है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो स्वयं सेवक रहेंगे वो जीवन में अनुशासन आता है, वहाँ पर धर्म की बात नहीं होती है, राष्ट्र की बात होती है। राष्ट्र का निर्माण कैसा होए और व्यक्ति का निर्माण कैसा होए। कभी बरसों से मैं रहा, कभी मेरे को हिंदू मुसलमान वाला वहाँ पर नहीं देखा गया। मेरे घर में सर संचालक के श्री सुदर्शन जी रुके, सबसे बड़े मुखिया है संघ के, वो घर में रुके। तो संघ कभी नहीं, आप हिंदू हो तो सच्चे हिंदू रहो, मुसलमान रहे तो सच्चे मुसलमान हो। देश हित की बात आएगी तो दोनों को एक होना चाहिए। पिताजी क्या चाहते थे कि आप क्या बने? पिताजी चाहते थे कि इसको आयुर्वेदिक डॉक्टर बना दिए है कि अपना क्लिनिक खोल दे, अपना घर परिवार चलाए। और क्योंकि वो पिताजी को मतलब नहीं, अपना घर आते थे, गवर्नमेंट जॉब वाले क्या नियम कायदे वाले रहते हैं कि अपना नौकरी करे, नौकरी करके आए, दोपहर में लंच ले लिए 6 बजे, 2-4 जो दोस्त उनसे मिल लिए, अपना घर। पब्लिक फिगर नहीं रहते हैं, तो उनको यही लगता है कि मेरा बेटे को पढ़ा दिया हूँ तो इसकी लाइफ स्टाइल ठीक हो जाए, और कुछ नहीं था। पिताजी चाहते थे कि एक डॉक्टर बने। जी, अभी आप छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कितना चुनौती आपके सामने भी आप देखते हैं और कितना कुछ अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं? नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड जो सरकार ने और उद्देश्य के लिए बनाया गया था, वो उद्देश्य का पूर्ति नहीं कर पाया। वक्फ बोर्ड सिर्फ राजनीतिक अखाड़ा बन के रह गया, समाज के उत्थान के लिए कार्य नहीं किया। आज देश के कोई भी वक्फ बोर्ड ने एक हॉस्पिटल बनाया क्या, एक स्कूल बनाया क्या, एक यूनिवर्सिटी बनाया क्या, कौन से बच्चों को स्कॉलरशिप दिया? नहीं दिया। तो वक्फ बोर्ड की जो आमदनी होना था वो समाज के ठेकेदार, समाज के मठाधीश और कुछ नेताओं ने कब्जा करके अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया, और 300 रुपये 200 रुपये किराए में लाखों रुपए की ज़मीन किराए से ले लिया, और वही प्रॉपर्टी दूसरों को हज़ारों रुपये में किराए से दे दिया। तो समाज के सबसे बड़े दुश्मन समाज के हमारे लोग हैं। आज मुसलमानों की हालत आप देख लीजिए, चौथा पंचर बनाने वाला आपको मिल जाएगा, ड्राइवर मिल जाएगा, खोमचा मिल जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र मिल जाएगा। जब तक मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं होगा, जब तक पढ़ा लिखा नहीं होगा, जब तक वो कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकता, जब तक अच्छे से इबादत नहीं कर सकता और अपना जीवन का स्तर नहीं सुधार सकता है। मैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के नाते ये चाहता हूँ कि मुसलमान दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी पढ़े, कुरान शरीफ भी पढ़े तो हिंदी, इंग्लिश, गणित भी पढ़े। एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। इसमें मुस्लिम समाज को समर्थन करना चाहिए। मुस्लिम समाज को आप सिर्फ मौलाना बना दीजिए तो कितनी मस्जिदों में इबादत करेंगे? 20 साल तक वो पूरी दुनिया नहीं देखा, सिर्फ इस्लामी की पढ़ाई किया, तो आगे उसका भविष्य क्या रहेगा? उसके भविष्य से खिलवाड़ करने वाले हम ही लोग हुए ना। कोई भी बड़ा नेता समाज का या समाज के बड़े अधिकारी, आज मैं मेरे बच्चे को मदरसा तो नहीं भेजा, गरीब के बच्चे बोलता हूँ जाओ मदरसा, तो अत्याचार मैं कर रहा हूँ ना।
बड़े मुस्लिम नेताओं के बच्चे कितने स्कूल मदरसों में पढ़ते हैं, सब कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। तो गरीबों पर अत्याचार करने का अधिकार आपको कौन दिया है? आप भी उसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने की बात करिए ना, कोई नहीं करता। ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय में नहीं है, हिंदू समुदाय में भी है और अन्य समुदाय में भी है कि जैसे कि अगर मंदिर मस्जिद या फिर जो क्रिश्चियन वो है चर्च घर, तो वहाँ बहुत सारे संस्था तो बनाई गई है जो गरीब है उनकी सेवा करने के लिए, उनके उत्थान के लिए। लेकिन हम ज़्यादातर देखते हैं कि वो उसके आसपास तक जो लोग रहते हैं उन्हीं को सुविधाएं मिल पाती हैं। तो क्या लगता है कि आपके पास क्या कुछ रोड मैप होने वाला है इस पर काम करने के लिए, विकास करने के लिए? एक हॉस्पिटल बनाने का विचार है और हॉस्पिटल का काम एक चालू हो चुका है। एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का है और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाना है कि जो हमारे बच्चे बाहर से पढ़ने आती है उनको यहाँ पर सुरक्षित स्थान मिल जाए और पढ़ लिख ले। और बच्चों को स्कॉलरशिप की योजना का भी विचार किया रहा है। जैसे जैसे वह बोर्ड की आमदनी बढ़ेंगी वैसा वैसा समाज उत्थान के लिए कार्य करेंगे। जी, एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया सर, कुछ समय पहले संसद में पास हुआ है जो नया वक्फ बोर्ड बिल है। उससे क्या लगता है कि बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है, कितना सही है, कितना विकास के लिए मदद कर सकता है, और क्या वास्तविक में कहीं ना कहीं ये मुसलमानों को दबाने वाला बिल है? क्या लगता है आपको? नहीं, ये मुसलमानों की तरक्की का बिल है, मुसलमानों को उम्मीदों का बिल है, मुसलमानों के शिक्षित करने का बिल है और मुसलमानों के भविष्य बनाने वाला बिल है। क्योंकि वह बिल कोई पढ़ा नहीं है, विरोध करना है तो विरोध कर रहा है। मैं कांग्रेस के या सामाजिक धर्मगुरु से पूछता हूँ कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं तो कौन सी बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। वह बिल जो है वर्षों से काबिज समाज के ठेकेदार लोगों अतिक्रमण हटाना, वक्फ की आमदनी बढ़ाना, सबका साथ सबका विकास हो पाए, हिंदू मुसलमान को के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, तरक्की देखना चाहिए। जी, कवर्धा में जो घटनाएं घटी है वो पूरे देश का जो ध्यान है आकर्षित की है। आपको क्या लगता है कि जितना बड़ा घटना था और जितना बड़ा उसको बनाकर दिखाया गया है, प्रस्तुत किया गया है, वो क्या हिंदू मुस्लिम जो एक रहता है वैमनस्यता रहना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं चोट करने वाला है कि साजिश है, राजनीतिक साजिश के भी इसको प्रेरित किया गया है? ये राजनीतिक साजिश नहीं है, किसी की धर्म को ठेस पहुंचाना, किसी के धर्म से खिलवाड़ करना वो सरासर गलत है। तो चूँकि एक भगवा ध्वज लगा हुआ था उसको निकाल के फेंकना, अपमानित करना, माने आपके धर्म में चोट पहुंचाना, आपके ऊपर चोट पहुंचाना। तो हर समाज में दो चार आक्रोशित लोग रहते हैं, तेजस्वी लोग रहते हैं, उनके कारण हुआ होगा, बाकी भाईचारे से निपट गया। और मुस्लिम समाज भी को इतना आक्रोशित नहीं होना था। आक्रोशित हुआ, किसी के घर पत्थर नहीं मारना था, आपके घर तो कुछ नहीं हुआ था, जाति तो भगवा ध्वज को फेंकने कारण हुआ था। और वो विवाद था क्योंकि वहाँ के कांग्रेस के लोग थे और कांग्रेस की हमेशा नियत रही कि दंगा करो राज करो, फूट डालो राज करो। तो ये दंगे के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की साजिश थी। जी, शायद आप ये सभी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं बीजेपी को झुकाव रखते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है जो प्रदेश में भी घटनाएं घट रही है और जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टी अपना अपना पक्ष या फिर जो जिसको कहते हैं वोट बैंक, उनको साधने में, उनको संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ियों के लिए ठीक नहीं है। नहीं ठाकुर जी, ये नहीं, वो मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ा हूँ। बाकी राष्ट्रीयता जो है, देश है, देश की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजना देख लीजिए, महातारी वंदन योजना देख लीजिए, जो गरीब है उसको फ़ायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, किसको फ़ायदा मिल रहा है। पेयजल अमृत मिशन योजना देख लीजिए। जात, हम गरीब का कोई धर्म नहीं होता है, गरीब है उसकी मदद करना। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबकी तरक्की चाहती। कांग्रेस ने देश के, नहीं बोलना चाहिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बोल दिए थे कि सबसे पहले बैंकों में अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। अधिकार नहीं होता, जो काबिल सक्षम है उसका होना चाहिए। अल्पसंख्यक कोई भी हो सकता है, अल्पसंख्यक के लिए कार्य करिए। एक धर्म को, और धर्म को सबसे पीछे करने वाला काम कार्य किया है कांग्रेस ने।
मुसलमान सिर्फ वोट बैंक समझा है। जिस प्रकार बिरयानी बनती है तो बिरयानी में तेज पत्ता डाला जाता है और खाने के पहले सबसे पहले वो तेज पत्ता को निकाला जाता है। तो जैसे ही चुनाव आता है तो कांग्रेस बोलती आ गले लग जा, फिर उसके बाद बोलती है जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाता है हम आपके हैं कौन। ये स्थिति कांग्रेस की है। जी, जब भी हम किसी मुसलमान को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो अन्य समुदाय के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, उनको एक संदेह के रूप में देखते हैं। जैसे कि हम लगातार देखते हैं जो टेररिस्ट बनकर आते हैं, अभी जो आत्मघाती हमला हमारे देश के बाहर हो रहे हैं, तो एक प्रकार का माइंडसेट बनता जा रहा है। चाहे वो अलग अलग धर्मगुरु के बयान को लेकर देख लें या फिर जो मीडिया में लगातार डिबेट चल रही है, क्योंकि सही जानकारी से लोग दूर हट रहे हैं और जो सुनी सुनाई बातें हैं, व्हाट्सएप मैसेज है, उसी को सच्चाई मान ले रहे हैं। तो ये कितना सही है? क्या लगता है कि आने वाले समय में इसका कितना बुरा प्रभाव या फिर किस प्रकार का बदलाव हो सकता है? अभी देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होने के कारण आदमी पढ़ता नहीं, सीधा पेस्ट करके फॉरवर्ड कर देता। हर दाढ़ी टोपी वाला ही आतंकवादी दिखता है और हर मुसलमान ही आतंकवादी में पकड़ाता है। जब लगातार आतंकी घटना हो रही है, नाम मुस्लिम का आ रहा है, तो हर दाढ़ी टोपी वालों से डरने लग गए। तो मुसलमानों को अपना इस्लाम सही बताना चाहिए, इस्लाम क्या कहता है। अभी आतंकवादी घटना हो रही है, इस्लाम में तो कहीं नहीं लिखा है। अपना एक वो जिहाद मोहम्मदी ग्रुप है, जैसे मोहम्मद जी, जैसे मोहम्मद साहब तो शांति, इस्लाम तो शांति का मजहब है। मोहम्मद साहब शांति के थे, तो मुसलमानों को इसको विरोध करना चाहिए। आतंकवादी संगठन मोहम्मद साहब के नाम से क्यों रखे? तो मुसलमानों के ही दुश्मन कौन है? हर दाढ़ी टोपे वाली आतंकवादी संगठन में दिखने लग जाता है, पकड़ाते भी तो वही है। तो दूसरे लोगों को तो शक कर रहे हैं कि अरे ये आतंकवादी है। हर दाढ़ी टोपी वाले को कहीं ना कहीं आदमी को लगता है कि आतंकवादी है। बच्चे लोगों को हाथ पकड़ लेते हैं, डर हो जाता है। ट्रेनों में हालत है, जहाँ दाढ़ी टोपी वाला दिखता है ना, एक डर पैदा हो गया है। इस्लाम का सही चेहरा बताना चाहिए और दाढ़ी टोपी वालों को सामाजिक समरसता करना चाहिए, कट्टरपंथी बात नहीं करना चाहिए। जी सर, मैं थोड़ा समझने का प्रयास किया कुरान को, कुछ समय उसमें मैं अपने दिया, तो मुझे एक बात निकल कर, मैं समझने का प्रयास किया, एक बात निकल कर सामने आया कि जो जिहाद होता है एक्चुअल में वो किसी के लिए गलत करना या फिर किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। वो जो आपके अपने अंदर होती है, कुछ कमियां, कुछ बुराइयां, उसको मिटाना होता है। तो थोड़ा थोड़ा जिहाद के बारे में बताएंगे, क्या है, लोग क्या समझते हैं इसके बारे में? कुरान शरीफ में क्लियर है, एक काफिर शब्द बहुत चलता है और एक जिहाद। काफिर शब्द ये है, हिंदू भाई के लिए नहीं है। जो ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखता है, नास्तिक है, वो काफिर है। जी, हिंदू में नास्तिक और आप लोगों में काफिर। काफिर कोई धर्म के लिए नहीं है। जिहाद अपने लिए जद्दोजहद करना। जिहाद अरबी शब्द है। जिहाद ये करना कि आप अपने लिए काम करिए। जिहाद विवाद नहीं है, जिहाद झगड़ा नहीं है। जिहाद अपने लिए जिहाद करना। उपवास रखना भी जिहाद है। खाली पेट रहना, आपके साथ जाति हो रही है तो जिहाद है। जिहाद ये है। तो दो शब्द का हिंदुस्तान में बोल चलन में काफिर और जिहाद बहुत है। जिहाद का भी लोगों को अनुवाद नहीं पता है, अरबी शब्द है, और काफिर का भी नहीं पता है। जी, अभी आप अध्यक्ष हैं, तो थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में बताएंगे, कौन कौन से आपके सामने चुनौतियाँ रही हैं, कुछ बताने के लायक होगा तो हमारे साथ शेयर कीजिए। और आप जिस पद पर आप हैं, क्या संतुष्ट हैं कि इससे आगे कुछ आप और सोच के रखे हैं आप? नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य युवा बोर्ड का अध्यक्ष हूँ मैं। इसके पूर्व में हज कमेटी ऑफ इंडिया का वाइस चेयरमैन था, हज कमेटी का अध्यक्ष था और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रभारी था। तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरी योग्यता और मेरे से कई ज़्यादा मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने दी। मेरे से भी बहुत सक्षम कार्यकर्ता थे। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे कार्यकर्ता पर इतना विश्वास करी और एक आज इतना बड़ा 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी का जिम्मेदारी दी। तो ये अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। जी, जो इमाम या फिर मौलाना रहते हैं सर मस्जिद में, तो उनका शिक्षित होना कितना ज़रूरी है? जैसे कि आप बोलते हैं कि
हर हम जितने मुसलमान हैं सबको जाना चाहिए मंदिर मस्जिद, वहाँ जो मिलती है सीख उसको सीखना चाहिए, या फिर जो वहाँ के जो वो स्पीच करते हैं उनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उनका शिक्षित होना कितना ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? नहीं, ठाकुर साहब, ये इमाम शिक्षित ही होगा वही इमाम बन सकता है जी जो ग्रेजुएट है उसी को शासकीय नौकरी मिलेगी जी। तो इस्लामिक डिग्री उसके पास है जब इमाम बना है। ओके। तो जो भी इमाम है वो डिग्री होल्डर है और वही इमाम है। जी, डिग्री होल्डर का मतलब जो इस्लामिक का अध्ययन किए हैं वो हैं, क्या फिर जैसे कि हम देते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स? इस्लामिक पढ़ाई किया हुए कुरान हाफिज जिसको कंठस्थ कुरान याद है, इस्लामिक नियम कायदे कानून जानता है, उसके यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, वो ही इमाम बन सकता है। जी, जैसे सर इसी कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग जो पार्टी के नेता हैं, जैसे टी अजाबत जो कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके साथ हमारी चर्चा हुई थी। उनका कहना है कि जो 5 साल उनके कार्यकाल रहा है कांग्रेस पार्टी का प्रदेश में, वो अब तक का स्वर्णिम अक्षर में लिखने योग्य है। आपको क्या लगता है कि वाकई में ऐसा कुछ काम हुआ है 5 साल में जो 15 साल में बीजेपी नहीं कर पाई थी उससे पहले? कांग्रेस ने 5 साल में लोगों को सट्टा खिलाना सिखाई, भ्रष्टाचारी करना सिखाई, दारू का अवैध धंधा कैसा कोचियों को बढ़ाने का काम किया। एक भी रोड बनाई कांग्रेस 5 साल में? एक भी विकास का कार्य किया? सिर्फ भ्रष्टाचारी के सिवा कुछ नहीं हुआ, इसलिए जनता ने उनको 5 साल में हटा दिया। 15 साल हमारा शासन रहा, कुछ हमारी गलती होंगी जिससे जनता ने हमको हटा दिया। फिर जनता को विश्वास नहीं हुआ कि इससे अच्छी तो भारतीय जनता पार्टी थी, तत्काल 5 साल बाद उससे ज़्यादा बहुमत से हमको ला दिया। ये जग जाहिर है। जी, तो 1.5 साल का कार्यकाल रहा है बीजेपी का छत्तीसगढ़ में। आपको क्या लगता है कि एक जो डेवलप्ड छत्तीसगढ़ 2047 तक बनाने का लक्ष्य है, उसी दिशा में काम कर रही है? देखिए, 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विष्णुदेव सरकार के सुशासन ने और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी की आज नक्सली समस्या खत्म होने के कगार में आ गई। ये दिख रहा है। कानून व्यवस्था देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी शांति और तरक्की की बात करती है और विकास की बात करती है। महादेव सट्टा ऐप का काम नहीं करती है, अवैध कोचियों का काम नहीं करती है। जी, 3 तलाक का मुद्दा जिस समय बिल पास हुआ था संसद में, तो उस समय बहुत हल्ला हुआ था, लेकिन अभी क्या स्थिति लगती है? क्या जो वक्फ बिल अभी पास किया गया, अभी कुछ हल्ला हो रही है, आने वाले समय में इसका किस प्रकार से फ़ायदा उठा सकती है समुदाय? ठाकुर जी, अपन लोग खेत में बीज लगाते हैं। बीज लगाने के बाद उत्पत्ति महीना 15 दिन 2 महीने बाद होती है। ट्रिपल तलाक का मामला है। आज 2 वर्ष पूर्व देख लीजिए कितनी तलाक होती थी। मोदी जी के शासन लाने के बाद कितनी तलाक में कमी आई, ये दिख जाएगा। और सब वक्फ बिल का आपको 3 महीना 6 महीने बाद वास्तविकता समझ आएगा कि क्या है, कितना विकास मुसलमानों का हो रहा है। ये मुसलमानों को समझ आएगा, अभी समझ नहीं आ रहा है। जिस दिन रिजल्ट दिखेगा उस दिन उनको विश्वास होगा कि हमारे हितैषी कौन है। आपको क्या लगता है, जैसे आप छत्तीसगढ़ में, हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कितना कुछ जो ज़मीन है, जो आपकी प्रॉपर्टी है वक्फ की, वो गलत हाथों में है? अगर सही से उसका इस्तेमाल किया जाए तो कितना लाभ मिल सकता है और कितना तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकती है? छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पास करीबन 5000 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है, जिसमें 95% कब्जाधारियों के पास है, अतिक्रमण है। वो आज हमको साल की आमदनी 5 लाख रुपए भी नहीं है, जो 100 करोड़ के आसपास होना चाहिए था। जी। तो नया वक्फ बिल आने से हमारी आमदनी बढ़ेगी, समाज का उत्थान होगा, समाज का कल्याण होगा। राज्य के अलग अलग हिस्से में धर्मांतरण का मुद्दा कहीं ना कहीं बीच बीच में उठती रहती है, और ये बात भी आता है कि कहीं ना कहीं प्रलोभन देकर उनको अपने धर्म में शामिल कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का जो एक चेहरा है, मतलब छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, उसके ऊपर धब्बा फिर उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास कर रही है? अब इसमें कुछ सच्चाई लगता है आपको? नहीं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है, ये तो पूरा देश में दुनिया में चर्चा में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बाकी क्रिश्चियन समाज का जो है, और मेरा व्यक्तिगत विचार है, और मुझे जो लगा मैं बोलने में कोई बात नहीं है। सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जो ईसाई समाज है
जो उनके फादर है, जो नन लोग हैं, सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराना, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना, ये गलत है। आप सर दर्द दे रहा है, ये बाबा जी की यीशु मसीह जी ने गोली दिए, खा लो, चमत्कार हो जाएगा। तो हमारे भोले भाले जनता आदिवासियों को गुमराह कर देते हैं, गुमराह करने के कारण यीशु मसीह का चमत्कार दिखा देते हैं, सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन करते हैं। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिस पद में भी फ़िलहाल हैं, बैठे हैं, आप शुरू से जैसे आपके मन में था कि मुझे सेवा की ओर जाना है, जनता की सेवा करना है, फिर जन भावना के तहत मुझे काम करते रहना है, तो अभी आप जिस पद पर हैं अपने आप को संतुष्ट मानते हैं कि कहीं ना कहीं मैं उस लायक बन पाया हूँ जहाँ मैं 2-4 की मदद कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ? आज मेरे माता पिता और मेरे बुजुर्गों और भारतीय जनता पार्टी के कारण ये पद में बैठा, और आज ये पद में बैठने के कारण मैं कुछ लोगों की सेवा और अच्छा कर पा रहा हूँ। इसका पुण्य मेरे माता पिता और परिवार के लोगों को मिलेगा। जी, आपको कभी लगा कि बीजेपी के अलावा मुझे किसी और पार्टी में जाके अपने आप को आजमाना चाहिए? नहीं, मैं एक विचार को लेके किया था, देश हित की बात और राष्ट्र को लेके। मैं कभी भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने की सोचा ही नहीं था। मेरे को लगा कि देश हित के लिए और राष्ट्र के लिए कौन कार्य करे। कांग्रेस सिर्फ परिवार से ऊपर उठ नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कार्यकर्ता बन सकता है। ये भाजपा में है। देश की बात करना, भारत माता की बात करना, इस्लाम में लिखा है कि आपके पाँव में जन्नत है, माँ के पाँव में जन्नत है। तो भारत माता है, ये हमारा वजन सह रही है, हवा दे रही है, पानी दे रही है, सब कार्य कर रही है। तो इसके बाद मुसलमान मादरे वतन बोलने को तैयार है। मादरे वतन उर्दू भाषा में हो गई, भारत माता की जय बोलने में आपत्ति है। जब इस्लाम में लिखा कि माँ के पाँव में जन्नत है, जो माँ 9 महीने गर्भ में रखती है, तो ये तो हमारे बरसों से जीवन यापन दे रही है, तो इसका भी गुणगान क्यों नहीं करना चाहिए? जी, आपकी हॉबी क्या क्या है? जैसे कि राजनीति में आने के अलावा, वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा, और क्या जो आप शुरू करना चाहते हैं या अभी भी आपके अंदर इच्छा है? ठाकुर जी, घर में थोड़ा साग सब्जी लगा लेते हैं अपन। साग सब्जी लगाने परिवार के बीच बैठ जाता हूँ, और रोज़ मैं कोई ना कोई गरीब बस्ती में जाता हूँ, और गरीब बस्ती में भी अपना सादा सिंपल जाता हूँ, कोई सुरक्षा में नहीं जाता हूँ। जाके उनके बीच बैठता हूँ। किसी घर में कुछ परेशानी है, उनके दुख का सहभागी बनता हूँ, और जो सहयोग होता है मैं उनके परिवार के सदस्य मानते हैं, उनकी मदद में हो जाता हूँ। मैं पैसे वालों की शादी में कम जाऊँगा, गरीब की शादी में पहले जाता हूँ। जी, राजनीति क्षेत्र में आपकी कोई महत्वाकांक्षा है कि आगे चलकर मुझे ये बनना है, ये बनना है? मैं भारत माता का सच्चा सपूत रहूँ और भारत माता की और देश की कैसी सेवा कर पाऊँ, यही है। बिना पद से भी आदमी सेवा कर सकता है, इसलिए सेवा, और सेवा स्थायी पद है, और यह वाला पद वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किराए का पद है। जीवन भर तो मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष नहीं रहूँगा, सलीम राज तो स्थायी रहूँगा। जी, इसलिए सेवा ही को मैं पद मानता हूँ, पद को पद नहीं मानता। जी, आपका बहुत धन्यवाद, समय निकालिए, हमारे साथ चर्चा किए और अपना अनुभव शेयर किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो TNR न्यूज़ और ठाकुर जी का एक राजनीतिक से अलग हटकर लोगों के जीवन के बारे में, अधिकतर लोगों को ये जानकारी चाहिए कि यार हमारा जो प्रतिनिधि है या समाज का प्रतिनिधि हो, उसका क्या भाव है। तो आपका जो न्यूज़ काम कर रहा है कि लोगों को हमारे भाव जानने की जानकारी उनको मिल पाए, तो आगे हमारे पर ज़्यादा विश्वास करेंगे और वास्तविकता पता चलेंगे। इसलिए INN न्यूज़ का और ठाकुर जी का बहुत बहुत टीम का धन्यवाद। जी, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सलीम राज जी को, जिनका कहना है कि उनके पास उनके जीवन में बहुत सारी सिद्धांत जो उनके परिवार से उनको मिला था, उसको वो पूरी तरह निष्ठा के साथ करते आ रहे हैं, और पार्टियों का भी बहुत सारा दायित्व मिला है, उनको भी करते आ रहे हैं। बहुत सारी सेवा का काम उनको भी आगे और करना है पद में रहकर, और वो पद की लालच नहीं करते हैं, पद सेवा का भाव मानते हैं, चाहे वो पद रहे कि मतलब कि सेवा की भावना बहुत ज़रूरी होती है। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।